हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि 2025 के लिए यानी कि ब्रह्मास्त्र मतलब कि 2025 एग्जाम देने वाले बच्चों के आखिरी उम्मीद यानी कि अंतिम उम्मीद, आखिरी उम्मीद एकदम ब्रह्मास्त्र यानी कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और इसमें आप लोगों का ऑल सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को आप लोग एकदम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कीजिए और आप लोग देख सकते हैं यानी कि 50 में 50 आप लोगों को पक्का मिलेगा, है कि नहीं। अब अपना उम्मीद बढ़ा लो, अब आप लोग अपने उम्मीद को बढ़ा लीजिए और बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखिए, ठीक है। चलिए बाबू, तब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्लास का सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों को सामने, और आप लोग एकदम अच्छे तरीका से बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है बाबू। तो आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है बबुआ। तो काल्पनिक होता है बबुआ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर, है कि नहीं, आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। मतलब कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगा। क्या होगा। अभिसारी होगा। क्या होगा बाबू। अभिसारी होगा। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्या कह रहा है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। 3 नंबर का बता दीजिए। किसी समतल दर्पण का समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, है कि नहीं। इसको बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से समझेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक से। ये आपका एक समतल दर्पण हो गया। इस समतल दर्पण पर लंबवत एक आपतित किरण आ रही है। कैसा आ रही है। लंबवत आ रही है, यानी कि एकदम लंबा आ रही है आपतित किरण, ठीक है। तो इसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। जब लंबवत पड़ेगी तो परावर्तन एकदम लंबवत ही होगा, ठीक है। यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कितना डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बता दीजिएगा दोस्त ध्यान पूर्वक। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 5 नंबर का उत्तर आप लोग बता दीजिए फटाफट से। किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं बाबू। तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा किस लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में बता दीजिएगा बाबू अच्छा से। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। मतलब कि प्रकाश किस माध्यम में अधिक उसका चाल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश का चाल यानी कि हवा में अधिकतम होता है। किस माध्यम में। हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है। अधिकतम होता है। हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। आगे बताइएगा बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है। मतलब कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है। अपवर्तनांक कहने का मतलब होता है चमक। अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या होता है। अपवर्तनांक कहने का मतलब होता है चमक। मतलब कौन कितना ज्यादा चमकीला है उसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं।
तो आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा चमक यानी कि सबसे ज्यादा अपर्तनांक हीरा का होता है। सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है बाबू? हीरा का होता है। और इसका अपर्तनांक जो होता है 2.42 होता है 2.42 इसका अपर्तनांक होता है। आप लोगों के परीक्षा में अगर पूछ देगा कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है तो आप लोग ये 2.42 हीरा का अपर्तनांक होता है कि नहीं। चलिए उसके बाद में आगे बताइएगा, देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कि नहीं। 8 नंबर का आप लोग उत्तर करके बता दीजिए, 8 नंबर का बताइए। यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का है कि नहीं अधिकांश अपवर्तन होता है तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पे अधिकांश अपवर्तन होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है बबुआ। याद रखिएगा आप लोग का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में बता दीजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? मतलब कि नेत्र का रंगीन भाग कौन है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है बाबू? तो इनमें से परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे बाबू। आप लोग देखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? वह है मतलब कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है बाबू? रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल 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 और रेटिना पर बनता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा बाबू ध्यानपूर्वक। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? मतलब कि अमीटर को 11 नंबर का आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। 11 नंबर का कमेंट करके बताइए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बाबू। आप लोग याद रखिएगा अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए उसके बाद में बताइएगा बाबू, देखिए विद्युत धारा की एसआई मात्रक। बिल्कुल विद्युत धारा 12 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग फटाफट से याद रखिएगा। बिल्कुल आगे बताइएगा दोस्त, देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? हम लोग अमीटर से क्या मापते हैं दोस्त? अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा अमीटर से धारा मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा बाबू ध्यान से। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कि नहीं? आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। ए आपका बैटरी है, क्या है? ये आपका बैटरी है। इसका आगे वाला छोर ऐसा होता है और पीछे वाला छोर ऐसा होता है, ठीक है। तो एक शुष्क सेल है, इसका मतलब कि ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ये जो पीछे वाला जो चपटा कलर का ये जो पीछे वाला होता है ना, इसी को पूछ रहा है। तो ऋण इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। आप लोग याद रखिएगा शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि इसको प्लस वाला बोलते हैं और इसको माइनस वाला बोलते हैं। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड है ए वाला, वो क्या चीज का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बताने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त है कि नहीं नियम में बाएं हाथ की तर्जनी
संकेत करती है। मतलब कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम जो है उसमें बाएं हाथ की तर्जनी, इस उंगली को बताया जा रहा है। किस उंगली को बताया जा रहा है? इस उंगली को बताया जा रहा है। इस उंगली को वो संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। क्या चीज को संकेत करती है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में बताने का प्रयास कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा स्रोत का व्युत्पन्न नहीं है कि नहीं? मतलब कि निम्न में से कौन सौर ऊर्जा स्रोत का व्युत्पन्न नहीं है? 16 नंबर का आप लोग फटाफट से बता दीजिए। क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अच्छे तरीका से दोस्त याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है? मतलब कि इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाबू याद रखिएगा आप लोग। एक बार आप लोग बाबू लगातार, मतलब जितने बच्चे आप लोग हैं क्लास में, एक बार आप लोग क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एक नंबर मैं दे रहा हूं 91226547 और 79। इस नंबर को आप लोग अपने फोन में सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा अपने क्लास लिख के, है कि नहीं, क्लास 10 ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिलेगा, है कि नहीं। और ब्रह्मास्त्र बैच का ही आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। आप लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उसी के लिए स्पेशल आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए बाबू, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बाबू? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, बिल्कुल। आगे बता दीजिएगा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है ना? जीव द्रव्यमान 19 नंबर का बता दीजिए। 19 नंबर का जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है। कौन नहीं है बाबू? है कि नहीं? कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल। आगे बताइएगा दोस्त, ध्यान से बताइएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बताइए 20 नंबर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था बाबू? तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्या कह रहा है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था बाबू? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे मेरे दोस्त। कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बिल्कुल 22 नंबर।
22 नंबर आप लोग फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा, है कि नहीं, कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद में बताइएगा बाबू, आप लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्त, खनन को हम लोग कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को कृषि क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मतलब वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है बाबू, वियना हो जाएगा। 24 नंबर, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? 24 नंबर का बता दीजिए। बिल्कुल 24 नंबर का आप लोग बताएंगे। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किए थे। कौन की थी बाबू? मेटरनिख की थी वियना सम्मेलन की मेजबानी। ठीक है, आगे बताइएगा ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है मुद्रा के प्रमुख कार्य है कि नहीं? मुद्रा है कि ना, क्या कह रहा है? मुद्रा के कार्य, क्या कह रहा है बाबू? मुद्रा के कार्य। कौन सा कार्य? तो प्रमुख कार्य। ठीक है, प्रमुख, मुद्रा के कार्य प्रमुख, मतलब कि कौन कौन से मुद्रा के कार्य प्रमुख है। ठीक है, मुद्रा मतलब होता है दोस्त पैसा, रुपया, रुपया होता है रुपया। तो रुपया का काम मतलब कौन कौन से प्रमुख है कि नहीं? तो विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम, मूल्य का मापन, है कि नहीं, मूल्य का संचय, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा का, है कि नहीं, कार्य इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा आप लोग। 26 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा आप लोग बाबू फटाफट से। कह रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिल्कुल, राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से किनको जानते हैं हम लोग बाबू? आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किनको जानते हैं। तो राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा कि महात्मा गांधी को, है कि नहीं, महात्मा गांधी को, है कि नहीं, महात्मा गांधी, बिल्कुल महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? अगर पूछ दिया जाएगा कि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को, है कि नहीं, गांधी को, है कि नहीं, महात्मा की उपाधि किसने दी? किसने दी? आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, है ना, कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कौन दिए थे बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ने के हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना में जो हवाई अड्डा है उस पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा कि जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास, ध्यान से। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में होगा ना, है कि नहीं? बिहार में रज्जू मार्ग कहां पे है?
बिल्कुल राजगीर में होगा, राजगीर में रज्जू मार्ग है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो राजगीर में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा बाबू ध्यान से, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है कि नहीं? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस बाबू कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? 31 नंबर सवाल, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं बाबू, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है कि नहीं? क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बाबू, आराम से बताइए, एकदम अच्छा से आराम से बताना है दोस्त, एकदम हल्ला नहीं करना है, एकदम अच्छा तरीका से बताइए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं बाबू? स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बताइएगा, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या बनता है? देखिए, जब नर मतलब मेल होता है ना, और मादा मतलब फीमेल होता है, तो नर का युग्मक और मादा के युग्मक, यानी कि नर के पास में कौन सा युग्मक होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो नर के पास में शुक्राणु होता है। क्या होता है? नर के पास में शुक्राणु होता है और मादा के पास में अंडाणु होता है। ठीक है, तो नर के युग्मक शुक्राणु और मादा के युग्मक अंडाणु है कि नहीं, के मिलने के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। और उसके पश्चात मतलब और उसके बाद में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। और उसके बाद में क्या बनता है बाबू? तो भ्रूण बनता है, आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल, क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे बाबू ध्यान से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है कि नहीं? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है कि नहीं? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है, उस प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों को बचा के रखना, सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना, ऐसा मतलब क्यों आवश्यक है? इस चीज को हम लोगों को अपने बातों को बताना है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, सुरक्षा देना, सुरक्षित रखना, मतलब ऐसा क्यों जरूरी है? पेड़ एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ को हम लोगों को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग पेड़ को सुरक्षित रखेंगे तो हम लोगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़े जाते हैं वो पेड़ लेते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक है,
और पेड़ को हम लोग इस चीज के लिए संरक्षित रखते हैं और आने वाले पीढ़ी भी उनसे अनेकों लाभ ले, इसलिए भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है। मतलब कि अभी के समय में संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, बिना सोचे समझे अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। अगर इस प्रकार से अगर चलता रहे तो संसाधन जो है समाप्ति होने के कगार तक पहुंच जाएंगे, इस प्रकार से अगर चलता रहे तो। अतः सतत विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अतः सतत विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब कि विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बताइएगा बाबू, है कि नहीं। देखिए जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। बिल्कुल, मतलब कि जलोढ़ मृदा, है कि नहीं, मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, किस किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, उस क्षेत्र के नाम को बता देना है। सबसे पहले नंबर बाबू हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मृदा। क्या बात करेंगे बाबू हम लोग? जलोढ़ मृदा होती क्या है? जलोढ़, देखिए वैसी मृदा जो नदियों के द्वारा लाई गई होती है। बाढ़ आता है तो साथ में पानी जो नदी की होती है अपने में मिट्टी को भी लाती है और ला के पुरानी मिट्टी के ऊपर बिछा देती है, तो उस जो ऊपर से जो मिट्टी आ जाती है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताना है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, मध्य प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कर्नाटक है। इन राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है कि नहीं। और जलोढ़ मृदा पर कौन कौन से फसल अच्छे तरीका से होते हैं, जलोढ़ मृदा पर कौन कौन से फसल अच्छे तरीके से होते हैं, तो जलोढ़ मृदा पर गन्ना, चावल, गेहूं, है कि नहीं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मृदा पर गन्ना, चावल, मक्का, गेहूं इत्यादि फसलें उगाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए उसके बाद में वही बात, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। आसान है, काफी ज्यादा आसान है बाबू, काफी ज्यादा आसान है। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, परिभाषा यहाँ पे डिफिनेशन देना है कि जलोढ़ मृदा से हम लोग क्या समझते हैं और जलोढ़ मृदा पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो आप लोगों को बता दिए हैं बबुआ, ध्यान से। वैसी मृदा जो नदियों के द्वारा मतलब बाढ़ के समय आती है, देख लीजिए, नदियों के जल द्वारा बहकर लाई गई मृदा को, मतलब कि नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। इस मृदा में क्या क्या, गन्ना, चावल, गेहूं, है कि नहीं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। वैसा मृदा जो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इस मृदा पर गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का आदि फसलें उगाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा, है कि नहीं, काफी आसान है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। कह रहे कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल, हम लोगों को बाबू
खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना है। देखिए खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना है, काफी ज्यादा आसान है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, उस समय से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस यहाँ पे अगर नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी ला दिया गया तत्काल में, मतलब अभी नया नया ला के रख दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है कि नहीं, क्या कहते हैं बाबू, हम लोग उसको कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। और यही खादर मिट्टी अगर बहुत दिन पुराना हो जाता है, 4, 5, 6, 7 फसल काट लिया जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। समझिए बाबू, है कि नहीं। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहा जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, बिल्कुल। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। यह मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। उसके बाद में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना दोस्त, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में आप लोग आगे बताइएगा ध्यान से, एकदम अच्छे तरीका से, ठीक है। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों को उल्लेख कीजिए, है कि नहीं। हम लोगों को नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ को उल्लेख करना है। मतलब कि नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ को बताना है, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से है, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन। बाढ़ नियंत्रण और क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पादन। बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ निम्नलिखित है, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास बहुत सुंदर लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरुजी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र क्लास के लिए। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।